गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या दृष्टिकोण थे उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दयानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा प्रदान की। दयानंद ने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने और देश में नव जागरण फूंकने का महान कार्य किया। दयानंद के भारतीय राष्ट्रवाद के निम्न प्रमुख तत्वों को हम जानते हैं। पहला है हिंदू पुनरुत्थानवादी व आक्रामक राष्ट्रवादी। भारत के निराशाजनक व अवसादग्रस्त समय में वे हिंदू पुनरुत्थानवाद के उग्र प्रवक्ता थे। उन्होंने बताया कि भारत जैसा देश विश्व में कोई नहीं है। उनके नेतृत्व में आर्य समाज ने बचाव की नीति छोड़कर आक्रामक नीति अपनाई। दयानंद का वैदिक आदर्शवाद कर्म की प्रेरणा देने के लिए था। राणा डेव, विवेकानंद और गांधी की भांति दयानंद भी अनुभव करते थे कि धर्म ने ही भारत की महान विपत्तियों से रक्षा की है। दयानंद ने नए भारत के पथ का निर्माण किया और ऐसे सीधे तथा निष्कंटक रास्ते की ओर संकेत किया जिसमें हिंदू धर्म के व्यक्ति सरल और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। भारत के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने वेदों के युग में लौट चलने का नारा दिया तथा संदेश दिया कि वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वदेशिक है। राजनीतिक दास्ता को अधिक समय तक सहन नहीं किया जा सकता। आर्य समाज ने भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष को अनिवार्य गति प्रदान करी। दयानंद के भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जो दूसरा विचार था वह था स्वराज। तिलक से भी पूर्व स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का उद्घोष करने वाले दयानंद थे। उनके लिए भारत सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। जिस व्यक्ति को धर्म की जितनी अधिक अच्छी समझ होगी उसे यह तथ्य उतनी ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यूरोपियों व उनके प्रभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना कितना आवश्यक है। ऐसा दयानंद का कहना था। अपनी पुस्तक आर्याभिविनय की प्रार्थनाओं में उन्होंने ईश्वर से यह कामना की है कि दूसरे देशों के राजा हमारे देश में कभी न हो और हम कभी पराधीन न हो तथा हमारी सहायता करो जिससे सुरीति युक्त होकर हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सुशासन व स्वशासन में स्पष्ट अंतर को समझाया। दयानंद ने ही सुराज और स्वराज को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने ही यह प्रमाणित किया कि सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। दयानंद का भारत भारतीयों के लिए नारा कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के दौरान कांग्रेस का आधार बना। तीसरी बात जो उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति कही वह थी आत्मविश्वास और स्वावलंबन की चेतना। दयानंद ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण दिलाकर भारतीयों के खोए हुए आत्मविश्वास को जगाया। उन्होंने शिक्षित भारतीय वर्ग का आह्वान किया कि तुम्हारी मुक्ति अनुकरण में नहीं वरन स्वयं को जानने और भारत को जानने में है। दयानंद ने स्वराज व आत्मविश्वास का विस्तार से वर्णन सत्यार्थ प्रकाश के 6 अध्याय में किया है। इस प्रकार दयानंद ने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का बीज बोया। दयानंद ने भारतीयों को एक ऐसी अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध सावधान किया जो उनकी दुर्व्यवस्था का कारण था। उन्होंने भारत में एक ऐसे नए युग का सूत्रपात किया जो आत्मविश्लेषण, सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण पर आधारित था। चौथी बात जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति वो कहते हैं वह है स्वदेशी। भारत में व्यापक स्तर पर सर्वप्रथम राजनीतिक स्तर पर स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, परंतु सर्वप्रथम दयानंद ने ही देश को स्वदेशी का मंत्र प्रदान किया। उनका कहना था कि देश की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति देश के द्वारा ही होनी चाहिए। यह भारत की आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा सामाजिक व राजनीतिक एकता के लिए अनिवार्य था। प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने स्वदेशी का पाठ दयानंद से ही सीखा। दयानंद ने भारत के प्रतीक थे, वे हृदय से भारतीय थे। दयानंद अपने विचारों में ही नहीं स्वयं के जीवन व कार्यशैली में भी
पूरी तरह स्वदेशी को अपनाने वाले भारतीय थे। पांचवी बात वो जो कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में स्वभाषा या हिंदी के रूप में एक राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा। दयानंद की राष्ट्रीय एकीकरण व राष्ट्रवाद की योजना में संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अनुभव किया कि सभी प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में हिंदी ही सर्वाधिक बोली जाने वाली तथा वैज्ञानिक भाषा है, अतः इसे ही संपर्क भाषा का उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने जन्म भाषा हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यह हिंदी व राष्ट्रवाद को उनकी अमूल्य देन है। वे ये चाहते थे कि भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले। वे ये चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय अपनी भाषा, संस्कृति व परंपरा का ज्ञान व उसमें आस्था रखता हो तथा ऐसा न हो कि उसे बेकन या मिल्क की तो जानकारी हो परंतु वह कपिल और पतंजलि के संबंध में अनभिज्ञ हो। इस लक्ष्य के साथ उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए प्रयास किया। दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सहायता की। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए दयानंद का जो अगला उद्घोष था वह था निडरता या निर्भीकता। दयानंद का मत है कि केवल निर्भीकता ही राजनीतिक रूप से ऐसी शक्ति है जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष करना होता है, ऐसा उनका मानना था। उनके विचारों ने भारतीय जनता को पुरुषोचित आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता तथा विदेशी शासन से लड़ने के लिए व उसका उत्पीड़न सहने के लिए व बलिदान करने के लिए शक्ति प्रदान की। एक और भारतीय राष्ट्रवाद की उनकी जो प्रेरणा थी उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह स्वीकार किया कि सामाजिक व धार्मिक पुनरुत्थान राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। इसके अभाव में सामाजिक विकास संभव नहीं है। अतः कांग्रेस ने राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक सुधारों को भी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। कांग्रेस के स्वदेशी व स्वराज आंदोलन पर स्पष्ट रूप से दयानंद का प्रभाव तथा उग्रवादी कांग्रेसी दयानंद के विचारों से ओतप्रोत थे। और संक्षेप में यदि हम यह माने कि दयानंद वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आधुनिक युग में भारतीय राष्ट्रवाद को स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वदेशी, राष्ट्रभाषा व स्वराज की अवधारणाओं का भारतीय राजनीति में प्रयोग करने वाले वह प्रथम विचारक थे। दयानंद उस राष्ट्रवादी परंपरा के जनक थे जिसका चरमोत्कर्ष हम लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद और लाजपत राय में देखते हैं। कई महत्वपूर्ण बातों में तो महात्मा गांधी के अग्रवाहक थे। उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज यद्यपि विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था थी और है, किंतु देश में राष्ट्रीय चेतना के जागरण और प्रसार की दिशा में वह एक प्रबल शक्ति बनकर उभरी है। धन्यवाद।